स्कूल में केनिची टकीडा के बॉक्सिंग क्लब में जाता है और उसे बताता है कि उसे सतर्क रहना चाहिए और बाहर निकलना कम कर देना चाहिए क्योंकि रैग्नारॉक गैंग उसे उन्हें छोड़ने के लिए सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन टकीडा को देखने से नहीं लग रहा था कि वो उनकी धमकियों को इतना सीरियसली ले रहा है, जिस वजह से केनिची चिंता में पड़ जाता है। इस दौरान निजीमा अपना धोखाधड़ी का बिजनेस जारी रखता है और स्कूल के अखबार में केनिची के नंबर 1 होने की झूठी खबर को छाप देता है। केनिची उसे बॉक्सिंग क्लब के पास पेपर बांटते हुए देख लेता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन निजीमा उसे देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसके बाद केनिची टकीडा को अपना फ़ोन नंबर देता है और बोलता है कि अगर वो कभी भी मुसीबत में हो तो वो उसे तुरंत कॉल करे। लेकिन टकीडा बोलता है कि अगर उसे फुरिंजी का नंबर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्कूल के बाद डोजो में केनिची एडवांस टेक्निक सीखने के लिए तैयार हो जाता है। सकाकी पहले जाता है और उसे कराटे टेक्निक दिखाता है। वो एक हाथ से केनिची के वार को रोकता है और दूसरे हाथ से उसके चिन पर हमला कर देता है। वो केनिची को बताते हैं कि ये टेक्निक उसे तब काम आएगी जब वो कई अपोनेंट से एक साथ लड़ रहा होगा। अपचाई अपनी टेक्निक सिखाने के लिए आगे आता है, लेकिन रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि केनिची उसकी टेक्निक को झेल नहीं पाएगा और ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। अकसेम उस टेक्निक के खतरे के बारे में जानता था, इसलिए वो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए केनिची की जगह ले लेता है। अपचाई की टेक्निक एक राउंड हाउस किक थी जिसमें वो अपोनेंट के सिर पर अपनी कोहनी घुमाकर मार देता है। अकसेम को इस टेक्निक के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो उसे रोक लेता है। अब अकसेम आगे आता है और केनिची को अपनी टेक्निक दिखाता है जिसमें वो अपने स्पेशल कॉम्बोज का इस्तेमाल करके केनिची को ज़मीन पर गिरने पर मजबूर कर देता है। केंसाई भी आगे आता है और अपनी टेक्निक दिखाने को बोलता है, लेकिन केनिची उसे थोड़ी देर का रेस्ट देने की भीख मांगने लगता है। केंसाई बोलता है कि आज के लिए 3 टेक्निक का डिमॉन्स्ट्रेशन काफ़ी है और केंसाई और शिखर उसे किसी और दिन अपनी टेक्निक सिखाएंगे। केनिची अपने घुटनों पर बैठे सोच रहा होता है कि क्या वो मास्टर की सिखाई हुई एडवांस टेक्निक में महारत हासिल कर भी पाएगा। अकसेम उसकी भावनाओं को समझ जाता है और बोलता है कि उसे किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, बस उसे थोड़ा समय देना होगा। तभी फुरिंजी वहाँ आती है और अकसेम को बताती है कि टकीडा अपनी बोन सेटिंग थेरेपी करवाने आया है, इसलिए अकसेम केनिची को सकाकी और अपचाई के साथ छोड़कर अपने क्लिनिक चला जाता है। क्लिनिक में अकसेम देखता है कि टकीडा की इंजरी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन वो देखता है कि टकीडा किसी चीज़ को लेकर चिंता में है और उसके बारे में उससे पूछता है। टकीडा उससे पूछता है कि क्यों मार्शल आर्ट्स में हर वक्त लोगों को चोटें लगती हैं, लेकिन फिर भी वो उसे ठीक कराकर दोबारा से लड़ने लगते हैं। ये उसके लिए एक तरीके से विडंबना थी। अकसेम उसे बताता है कि लोगों का जन्म ही मरने के लिए होता है और अगर इस तरह से देखा जाए तो इससे आसान होगा कि वो जन्म ही न ले। अकसेम उसे बताता है कि ये सब अगले की सोच पर निर्भर होता है, लेकिन उसके हिसाब से ये ज़्यादा मायने रखता है कि वो जिंदा रहते वक्त क्या करते हैं। अकसेम उसे डोजो ले जाता है जहाँ सकाकी की टेक्निक सीखते वक्त केनिची की अच्छी धुनाई हो रही थी। वो उसे बताता है कि कैसे केनिची अपनी पूरी जान लगाकर उन टेक्निक को सीख रहा है ताकि वो उसे बचा सके। अकसेम उसे ये भी बताता है कि उसने देखा है कि जब केनिची को किसी को बचाना होता है तो वो अपनी पूरी जान लगा देता है। आखिर में केनिची सकाकी की टेक्निक को सीख जाता है और उसके चिन पर मार देता है, जिसके बाद सकाकी उसकी थोड़ी सी तारीफ भी करता है। अपचाई की टेक्निक उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक थी, जिस वजह से कुछ ही राउंड्स में केनिची अपना मानसिक संतुलन खो देता है। सकाकी उस पर पानी डालकर केनिची को उठाता है, लेकिन वो पूरे होश में तभी आता है जब सकाकी अपने घुटना उसके पीठ पर दे मारता है। तभी टकीडा वहाँ से जाने लगता है और फुरिंजी केनिची को उसके बारे में बताती है। केनिची दौड़कर उसके पास जाता है और अकेले बाहर निकलने के लिए उसे डांटने लगता है, लेकिन पीछे से अकसेम टकीडा की बोन सेटिंग थेरेपी के बारे में उसे याद दिलाता है। केनिची उससे पूछता है कि क्या उसने उसका नंबर सेव किया है, लेकिन टकीडा ने सेव नहीं किया होता, इसलिए केनिची उसका फ़ोन लेकर उसमें अपना नंबर सेव कर देता है और उसे कसम खिलाता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे फ़ौरन कॉल करे। उसके बाद टकीडा उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में रैग्नारॉक के गुंडे उस पर घात लगाए बैठे होते हैं, लेकिन जैसा कि उसने वादा किया था वो केनिची को कॉल नहीं करता। वो गुंडे किसारा के साथ आए थे और उनमें युकिता भी मौजूद था। अचानक से युकिता अपने असल इरादे का खुलासा करते हुए रैग्नारॉक के ही गुंडों पर हमला कर देता है और ये बोलता है कि उसने भी अपने दोस्त टकीडा के साथ मिलकर रैग्नारॉक को छोड़ दिया है। गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और लड़ाई के दौरान एक गुंडे से धोखे से टकीडा का फ़ोन गिर जाता है और रीसेंट डायल नंबर में से केनिची को कॉल लग जाती है। अपचाई कॉल उठाता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए केनिची उससे फ़ोन ले लेता है। हालांकि उसे भी सिर्फ टूटे फूटे शब्द और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देती हैं। केंसाई केनिची से फ़ोन लेता है और उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। बीच में अपचाई केनिची से अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन ढूंढने को बोलता है, जिस पर केनिची बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता। केंसाई उन्हें शांत रहने को कहता है और ध्यान से सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो लोग ऐसी जगह पर लड़ रहे हैं जहाँ उनके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। उसके बाद केंसाई फ़ौरन फुरिंजी से स्टूडेंट रजिस्ट्री का मैप लाने को कहता है ताकि वो ये पता लगा सके कि टकीडा के घर जाने के रास्ते में उसके ऊपर से ट्रेन की पटरियाँ कहाँ से गुजरती हैं। दूसरी तरफ टकीडा और युकिता अभी तक लड़ाई में टिके हुए थे और किसारा दूर से खड़े होकर उन्हें देखते हुए थक चुकी थी, इसलिए वो भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और टकीडा से बोलती है कि वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये जानने के बावजूद कि किसारा कितनी बेरहम है वो पीछे नहीं हटता। केनिची और फुरिंजी केंसाई के बताए रास्ते को फॉलो करते हैं, लेकिन टकीडा को ढूंढ नहीं पाते, इसलिए फुरिंजी एक खंबे पर चढ़ जाती है जो कि केनिची को कभी नसीब नहीं होगा और उन्हें देख लेती है और वो उस तरफ जाने लगते हैं। लड़ाई में टकीडा और युकिता किसारा के सभी गुंडों को हरा देते हैं और आखिर में वो किसारा से लड़ते हैं। वो उनसे एक साथ आने को बोलती है, लेकिन युकिता पहले चला जाता है और उसे उठाकर फेंक देता है, लेकिन उल्टा किसारा दीवार से कूद कर वापस आते हुए युकिता को लात मार देती है। टकीडा उस पर अपने बाएं हाथ से कई सारे मुक्के मारता है, लेकिन चूक जाता है।
किसारा उसके मुक्के अपने जूते से रोक कर उसे घुमाकर लात मार देती है, जिससे तकीदा बच जाता है, लेकिन वो उसके दूसरे हमले को नहीं देख पाता और किसारा उसके सिर पर लात मार देती है। वो दर्द के मारे घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन तभी उसको केनिची के बारे में याद आता है, जो कि अपनी ट्रेनिंग में पूरी जान झोंक देता है। इस मोटिवेशन से वो दर्द होने के बावजूद उठ जाता है। वो उसे मुक्का मारता है, लेकिन फिर से चूक जाता है, क्योंकि किसारा तक मुक्का पहुंचने से पहले ही वो उछल जाती है और इतनी जोर से उसे लात मारती है कि वो दीवार में जाकर भिड़ जाता है। कोगा, जिसे लड़ाई के दौरान युकिता ने मारकर उड़ा दिया था, वहाँ वापस आता है और देखता है कि किसारा ने युकिता और तकीदा दोनों को हरा दिया है। वो उसे पूछता है कि क्या वो अब जो चाहे वो कर सकता है, जिस पर वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोजो में सभी मास्टर्स केनिची के बारे में बात कर रहे थे और शिगर को उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने उसको अभी तक नहीं देखा था। अबचाई भी चिंता में होता है, लेकिन सकाकी उन्हें बताता है कि केनिची अपने दोस्त की मदद करने गया है और उन्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फुरिंजी उसके साथ है। इधर केनिची सभी गुंडों की चटनी बनाता जा रहा था, तो वहीं तकीदा और युकिता को उठने में दिक्कत हो रही थी। गुंडे उन्हें हिलते हुए देखते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। केनिची युकिता को देखता है और उसे एहसास होता है कि वो तकीदा की मदद करने वहां आया होगा और उसके साथ वो भी पीट दिया गया। ये देखकर केनिची का खून कॉल उठता है और वो गुंडों को मार मार कर कुत्ता बना देता है, लेकिन एक गुंडे को लात मारते वक्त उसका पैर जाली में फंस जाता है। एक गुंडा उस पर रॉड से हमला करता है, लेकिन केनिची उसके वार से बचते हुए उस पर सकाकी के काउंटर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। फुरिंजी का ध्यान किसारा से हल्का सा हटा ही था कि तभी वो उसे लात मार देती है, लेकिन फिर भी चूक जाती है। किसारा गुस्सा जाती है, क्योंकि ना तो वो फुरिंजी को मार पा रही थी और तो अब फुरिंजी उसके संतरों को लेकर उसे चिढ़ा भी रही थी। वो उसे लात मारती है, लेकिन अचानक से फुरिंजी गायब हो जाती है। वो ऊपर देखती है, लेकिन वो वहां नहीं होती, क्योंकि फुरिंजी उसके नीचे थी। वो लोग एक मारकर उसे गिरा देती है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले उसके सिर के नीचे अपना पैर लगाकर उसे बचा लेती है, नहीं तो वो मर जाती। केनिची अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एक गुंडा चाकू लेकर उसे मारने आता है, लेकिन पीछे से कोई उसके सिर पर बल्ला मार देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि निजीमा था। वो बिल्कुल हर बॉलीवुड मूवी की पुलिस की तरह सारा क्रियाकर्म होने के बाद आता है, लेकिन वो अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ अपनी पूरी फौज को लेकर आता है, जिस वजह से रैग्नारॉक गैंग अपने कदम पीछे खींच लेती है। आखिर में आकर अपने आदमियों को चोट लगे बिना सारा क्रेडिट लेने का प्लान शुरुआत से निजीमा का था। निजीमा ने केनिची को नहीं बताया था कि उसके पास भी गुंडे हैं, और ये भी कि वो उसके और केनिची दोनों के साथ हैं, जिन्हें वो शिनपाकू अलायंस बुलाता है। केनिची तकीदा के पास जाता है और उसे डांटता है, ये बोलते हुए कि उसने वादा करने के बाद भी उसे नहीं बुलाया। तकीदा उसे माफी मांगता है और बोलता है कि वो ये नहीं चाहता था कि उनकी मारपीट में उसे कुछ हो जाए। केनिची को याद आता है कि ये बिल्कुल उसी समय की तरह है जब तकीदा अपने दोस्त की मदद करते वक्त अपना हाथ उड़वा बैठा था, और उसे डर था कि कहीं केनिची के साथ भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। लेकिन तकीदा बोलता है कि अब इस लड़ाई के बाद से उसे किसी बात का डर नहीं है, जिसे सुनकर केनिची खुश हो जाता है। स्कूल में केनिची निजीमा से शिनपाकू अलायंस के बारे में पूछता है, लेकिन निजीमा उसे कुछ भी ढंग से नहीं बताता। केनिची के धमकाने के बाद निजीमा उसे बताता है कि ये सब पूरी दुनिया में राज करने के उसके प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। वो केनिची से बोलता है कि उसे केनिची की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपने दिमाग के साथ उसकी ताकत को इस्तेमाल करके अपने सपने को पूरा कर सके। केनिची उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उसे दनादन चाटे मारने लगता है, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा ताकत से मार देता है, जिससे निजीमा बेहोश हो जाता है। तभी केनिची को दरवाजे से शिनपाकू के कुछ मेंबर्स की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फौरन छिप जाता है, और जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो बाहर खिसक लेता है। केनिची की एक क्लासमेट इजुमी पूरे कॉरिडोर में उसका नाम चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागते हुए आती है और बताती है कि उसने गार्डनिंग क्लब में एक लड़के को कराटे की ड्रेस में घूमते हुए देखा है, और उसे लग रहा है कि जो गुंडे उसे पहले परेशान कर रहे थे वो वापस आ चुके हैं, इसलिए वो उसकी मदद मांगने आई है। केनिची दौड़ते हुए गार्डनिंग क्लब में जाता है और पाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि युकिता है, जो कि तकीदा के साथ वहाँ उसकी बहादुरी और उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोलने आए हैं। युकिता ने स्कूल का जूडो क्लब ज्वाइन कर लिया और वो वहाँ लड़कों को भी सिखा रहा है। तकीदा के प्रेशर करने के बाद वो मान लेता है कि वो केनिची के कर्ज में है और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। दूसरी तरफ किसारा अड्डे पर अपने ही गुंडों पर गुस्सा उतार रही थी कि तभी एक क्रू मेंबर उसके पास हर्मिट के डायरेक्ट ऑर्डर्स लेकर आता है। वो बोलता है कि वो शिनपाकू पर हमला नहीं करेगी। किसारा अपना बदला लेने के लिए इतनी ज्यादा बेताब होती है कि वो उनके ऑर्डर्स तक को ना मानने का अपना मन बना लेती है। वो अपने चिरकुटों से फुरिंजी को उसके पास पकड़ कर लाने को बोलती है। वो एक जाल बिछाना चाहती थी ताकि शिनपाकू अलायंस और उनके बीच लड़ाई हो जाए और वो अपना बदला ले सके। डोजो में केनिची स्ट्रेचिंग करते वक्त अपनी बहन के सामने डींगे हाँकता है कि कैसे उसने अकेले ही किसारा के गुंडों की बैंड बजा दी। हालांकि केंसाई उसकी पोल खोलते हुए बताता है कि असल में फुरिंजी ने किसारा को हराया था, न कि केनिची ने। जले पर नमक छिड़कते हुए वो बोलता है कि अगर निजीमा समय पर ना आया होता तो गुंडा उसको अपनी छुरी का स्वाद चखा देता। अगसेम केंसाई का साथ देते हुए केनिची से बोलता है कि उसे अपनी एडवांस टेक्निक को धार देने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। शहर में निजीमा और उसके साथी परेड निकाल रहे होते हैं कि तभी उन्हें ब्रिज पर एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है, और किसी को तो नहीं लेकिन निजीमा को पता था कि वो रैग्नारॉक गैंग के 8 डेडली फिश का छठा मेंबर हर्मिट है। निजीमा का एक आदमी उस पर हमला करता है और नदी में फेंक दिया जाता है। निजीमा अपने सभी आदमियों से वहां से जाने को कहता है और बोलता है कि वो अकेले उसे निपट लेगा। उनके वहां से जाते ही निजीमा अपने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो हर्मिट के खिलाफ एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। हर्मिट को सिर्फ ये जानना था कि केनिची किससे और कहाँ ट्रेनिंग करता है, लेकिन निजीमा को भी इसके बारे में नहीं पता था। उसका ध्यान भटकते ही निजीमा उसकी आंखों में धूल झोंककर नदी में कूद जाता है और तैरते हुए अपनी गैंग के मेंबर को उठाकर सीवर में घुस जाता है। उसे शहर के सभी सीवर टनल के बारे में पता था और अब उसकी मदद से वो हर्मिट से बच निकलेगा। वो फैसला करता है कि वो पता लगाएगा कि केनिची कहाँ ट्रेनिंग करता है और उसके साथ वो भी ट्रेनिंग करेगा। अगले दिन स्कूल से घर वापस जाते वक्त केनिची फुरिंजी को बताता है कि वो अभी तक एडवांस ट्रेनिंग में पूरी तरह से ढल नहीं पाया है। वो उसे दिलासा देते हुए बोलती है कि वो पहले से काफी अच्छा हो चुका है और उसे मास्टर्स पर भरोसा रखते हुए अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। ये सब निजीमा खंबे के पीछे खड़े होकर सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो केनिची से सीधा पूछेगा तो वो उसे कभी नहीं बताएगा। जिसके बाद वो उनका पीछा करते हुए डोजो तक पहुंच जाता है। हालांकि उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। निजीमा उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है।
वो हारी मानकर दरवाजे के सहारे बैठ जाता है, जो कि अचानक से खुल जाता है, जिससे निजिमा पीछे गिर जाता है। शिखर ठीक उसके ऊपर खड़ी होती है और निजिमा नजारे लेने के बाद उसे बताता है कि वो केनिची का दोस्त है और उससे मिलने आया है। शिखर वहाँ से चली जाती है और उसके पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाती है। वो केनिची को पुकारते हुए इधर उधर घूमता है और अपचाई से टकरा जाता है और उसकी पत्थर जैसी बॉडी से उसे पहले तो लगता है कि वो एक खंबा है। उसकी पूरी झलक देखने के बाद निजिमा सदमे में आ जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन अचानक ही शिखर चमगादड़ की तरह दरवाजे से उल्टी लटक कर उसे रोक लेती है। वो वापस अंदर भाग जाता है, जहाँ वो सकाकी को अपनी पर्सनल ट्रेनिंग करते हुए देखता है और फिर से सहम जाता है। वो एक कमरे में जाता है जहाँ कसेम को देखकर तिबारा डर जाता है। निजिमा बाहर भागता है और एक दीवार से चिपक जाता है। वो ऊपर देखता है जहाँ दादाजी उसे एक दानव की तरह घूर रहे होते हैं। निजिमा बहुत ज्यादा डर जाता है और गला फाड़ के चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर केनिची वहाँ उसे बचाने आ जाता है। केनिची मास्टर से उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ने को कहता है ताकि वो सदमे से बाहर आ सके और सभी मास्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। ये देख कर कि मास्टर्स कितनी आसानी से केनिची की बात मान जाते हैं, निजिमा हैरान हो जाता है। निजिमा सोचने लगता है कि उन मास्टर्स के साथ मिलकर वो सिर्फ जापान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। केनिची उसके शॉर्ट्स पकड़ता है और उसे तमाचे मारना शुरू कर देता है, जैसा कि उसने क्लास में किया था, जिसके बाद निजिमा के गाल गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। अगले दिन स्कूल में इजुमी केनिची को अपने घर बुलाने की हिम्मत जुटा लेती है। हालांकि उस तक जाते वक्त वो लड़खड़ाकर केनिची की बाहों में गिर जाती है। वो उसे उसके साथ घर तक चलने को बोलती है, लेकिन केनिची उसे मना कर देता है, ये बोलते हुए कि उसने फुरिंजी के साथ शॉपिंग पर चलने का वादा किया है। इजुमी नाराज हो जाती है, ये सोच कर कि फुरिंजी ने उसे एक बार फिर हरा दिया। जब निजिमा इजुमी को केनिची के साथ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि फुरिंजी, केनिची और इजुमी का कुछ चक्कर चल रहा है। वो एक प्लान बनाता है जिससे केनिची और फुरिंजी के बीच दरार पड़ जाए और आखिर में वो फुरिंजी को फंसा ले। ये करने के लिए वो एक सिनेरियो क्रिएट करता है जिसमें केनिची इजुमी के साथ प्यार में पड़ जाता है, जिससे फुरिंजी अकेली हो जाती है और वो मौका पाते ही उसे फंसा लेता है। निजिमा इजुमी के पीछे से आता है और उससे पूछता है कि क्या वो केनिची को पसंद करती है। पहले तो वो हड़बड़ाते हुए मना कर देती है, लेकिन निजिमा की बातों में आकर सच बता देती है। अपने प्लान के मुताबिक वो उससे बोलता है कि वो उसे केनिची के डोजो ले जाएगा, लेकिन उसे अच्छे से तैयार होकर आना होगा। रास्ते में इजुमी को लगता है कि उसने एक शैतान के साथ सौदा किया है, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीद बनाए रखती है, ये सोचते हुए कि शायद निजिमा ही है जो उसे और केनिची को साथ ला सकता है। इजुमी को आने में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन निजिमा को इस बात पर गुस्सा आता है कि वो छोटे कपड़ों की जगह चर्च की ड्रेस पहन कर आई है। वो डोजो में घुसने जा ही रहे होते हैं कि तभी केनिची को दीवार तोड़कर बाहर आते हुए देखकर चौंक जाते हैं, जो कि वहां से भागने की अपनी नाकाम कोशिश कर रहा था। इजुमी उसे बचाने जाती है, लेकिन शिखर की पर्सनैलिटी को देखकर वहीं रुक जाती है और उसे समझ आता है कि उसका मुकाबला दो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी वाली लड़कियों से है। शिखर केनिची को खींच कर अंदर ले जाती है और इजुमी एक बार फिर उसे बचाने जाती है, लेकिन अकासेम के सामने आने से रुक जाती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसने एक बार उसे बचाया था। वो फिर से केनिची को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन केंसाई की हरकतों से शर्मा कर तिबारा रुक जाती है। वो अपने पीछे अपचाई को देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि वो जगह आखिर है क्या और केनिची जैसा लड़का वहाँ क्या कर रहा है। अपचाई के साथ केनिची की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और जल्दी ही अपचाई उसे लात मारकर बेहोश भी कर देता है। इसलिए फुरिंजी फौरन उसे उठाने के लिए एक ठंडे पानी की बाल्टी उस पर लाकर डाल देती है, जिसे देखकर इजुमी नाराज हो जाती है और बोलती है कि वो डोजो की इन हरकतों के सख्त खिलाफ है। सिकाकी आग में घी डालते हुए बोलता है कि अगली बार से उस पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा। तभी अकासेम उन्हें रुकने को बोलता है और सभी को चाय पीने के लिए अंदर बुला लेता है। अंदर केनिची निजिमा की गंदी चालों के बारे में उससे पूछता है, जिसके बाद उनके बीच कहासुनी हो जाती है। तो वहीं फुरिंजी इजुमी को आराम से समझाती है कि क्यों केनिची को उसके साथ रहना पड़ता है और ऊपर से चमगादड़ की तरह लड़की शिखर ये सब सुन रही होती है। वो उसे बताती है कि केनिची वहाँ कराटे, कुंफू, जूडो, मुथाई सीखने के लिए रुका हुआ है। इजुमी बोलती है कि उसे लगता था कि ये सब एक ही चीज है, जिस पर फुरिंजी उससे बोलती है कि आमतौर पर लड़कियों को इसके बारे में नहीं पता होता। जल्दी उनकी बातचीत गरमाने लगती है क्योंकि इजुमी फुरिंजी को जंगली बोल देती है और फुरिंजी भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है। आखिर में वो फैसला करने के लिए केनिची को भी उसमें घसीट लेती है। जैसे कि केनिची को करना चाहिए था वो वही करता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे सभी मास्टर्स वहाँ मिलते हैं जो छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे। फुरिंजी तंग आ जाती है और केनिची से बोलती है कि उसकी ट्रेनिंग करने का समय हो गया है और इजुमी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे तो मार्शल आर्ट्स पसंद ही नहीं। जिस पर इजुमी बोलती है कि असल में उसे मार्शल आर्ट्स में काफी दिलचस्पी है और अब से वो हर रोज वहाँ केनिची की ट्रेनिंग देखने आएगी। फुरिंजी उसे बोलती है कि उसे वहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि वो 2 सेकंड की ट्रेनिंग तक को नहीं झेल पाएगी। इजुमी को ये बात दिल पर लग जाती है और वो फैसला करती है कि वो एंटी टेस्ट में हिस्सा लेगी। केनिची उसे बोलता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डोजो दूसरे डोजो से काफी अलग है। दूसरी तरफ फुरिंजी का खुराफाती दिमाग काम करने लगता है और वो बोलती है कि उसे ऐसा जरूर करना चाहिए। ये सब देखते हुए निजिमा को पूरे मजे आ रहे थे क्योंकि शुरुआत से वो यही चाहता था। शुरुआत करने के लिए फुरिंजी उसे एक मार्शल आर्ट स्टाइल चुनने को कहती है, लेकिन उसे उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए फुरिंजी उसे सभी स्टाइल्स के बारे में बताती है। दूसरी तरफ शिखर निजिमा से पूछती है कि क्या वो उसका चेला बनेगा, लेकिन निजिमा तुरंत मना कर देता है क्योंकि वो तो सिर्फ फुरिंजी को फंसाने के लिए वहाँ आया था। शिखर फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि हाई स्कूल में पढ़ने के बावजूद उसे चाकू वगैरह चलाने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं है। हालात बिगड़ने से बचाने के लिए केनिची दादाजी को बाहर ले आता है और वो बोलते हैं कि डोजो में दाखिला लेने के लिए उसे एक टेस्ट क्लियर करना होगा, जिसमें उसे अपने अंगूठे के बल पर 10 पुशअप्स करनी होंगी। इजुमी ये दावा करती है कि ये कोई भी इंसान नहीं कर सकता, लेकिन तभी वो फुरिंजी को उसे आसानी से करते हुए देखती है। वो हारी मान जाती है और बोलती है कि वो 1 थंब पुशअप नहीं कर सकती, इसलिए दादाजी उसे थोड़ी छूट देते हुए दोनों हाथों से नॉर्मल पुशअप्स करने को बोलते हैं। फुरिंजी बोलती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन दादाजी उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे ही इजुमी पुशअप्स करने की कोशिश करती है तो वो अपने शरीर को हल्का सा भी नहीं उठा पाती, जिसे देखकर मास्टर्स हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि वो असल में बहुत ज्यादा कमजोर होगी, जिस वजह से वो इतनी आसान एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही है। केनिची उसे रोकने ही जा रहा होता है कि तभी दादा उसे रोक लेते
लेते हैं। इस बीच शिगा निजिमा का पीछा करती रहती है जब तक वो धोखे से एक जाल में नहीं फंस जाता। डोजो में इजुमी केनिची को ट्रेनिंग करते हुए देखती है और फुरिंजी उसके लिए चाय लाती है। फुरिंजी अपनी बचकानी हरकतों की वजह से उससे माफी मांगती है और इजुमी भी जरूरत से ज्यादा बोलने के लिए उसको सॉरी बोलती है। फुरिंजी उसे बताती है कि केनिची ने डोजो से इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो बदमाशों का सामना करना चाहता था और इसे सही साबित करते हुए सकाकी से इतनी मार खाने के बाद भी वो उठकर उसका सामना करता है। दूसरी तरफ निजिमा एक गर्म पानी के तालाब तक पहुंच जाता है और सोचता है कि एक डोजो में ये सब भी होता है। तभी शिगा लगभग बिना कपड़ों के पानी से बाहर आती है और निजिमा उसे देखते ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। शाम में घर वापस जाते वक्त इजुमी केनिची की ट्रेनिंग में दखल देने के लिए मास्टर से माफी मांगती है, लेकिन दादा उससे बोलते हैं कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने भी आज एक सबक सीखा। वो उसे ये भी बोलते हैं कि वो जब चाहे तब वहां आ सकती है और टेस्ट दे सकती है। उनके जाते ही केनिची चैन की सांस लेते हुए बोलता है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो गया, जिसमें फुरिंजी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि वो आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहा था। मास्टर्स को याद आता है कि केनिची ने अभी तक एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वो उसे पास कर लेगा। रास्ते में निजिमा अपने नाकाम प्लान को मिटाते हुए एक नया प्लान बनाता है, तो दूसरी तरफ इजुमी को डोजो से बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को मिली। निजिमा उससे बोलता है कि अगली बार उसे नाइट ड्रेस पहननी चाहिए, लेकिन इजुमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे वो केनिची के लायक बन सके। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।